हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जितनी भी अपनी क्लासेस हो रखी हैं वो आपने देख ली होंगी। और आज जो अपनी फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज़ आई थी वो आपको कैसी लगी। तो जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है वो है क्लाइमेट, यानी अपनी जलवायु के ऊपर जो क्लास रहेगी अपनी। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। हम क्लाइमेट को जानेंगे, क्या होती है क्लाइमेट, वेदर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो वेदर और क्लाइमेट के तत्व हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जलवायु को नियंत्रण करना वो चीज़ें हम देखेंगे। कौन कौन से इंडिया में जो हैं क्लाइमेट को फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अपने लेटीट्यूड एल्टीट्यूड ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। इंडिया मॉनसून के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जानते हैं क्लाइमेट रेफर टू दिस सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। इसमें सिंपली मैं आपको बताऊं तो जो क्लाइमेट होती है ना अपनी, क्लाइमेट क्या होती है, मतलब किसी भी एरिया की एक होती है क्लाइमेट यानी जलवायु जो सेम रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक जैसे रहती है। लेकिन जो वेदर होता है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लाइक अभी जैसे मौसम साफ है, एकदम से मौसम खराब हो जाए, ठीक है, बारिश का हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। उसे हम क्लाइमेट नहीं बोलते। जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। जैसे कि बाहर की कंट्रीज है, जैसे कनाडा ही लगा लो, मान लो वहाँ पे ना बहुत लॉन्ग टाइम के लिए क्या होती है, विंटर ही लगा लो, क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो एक वहाँ की क्लाइमेट है। ठीक है, जलवायु ऐसी है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमें अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलती है। हर एक मौसम को देखते हैं हम अपने इंडिया में, गर्मियों को, सर्दियों को, ठीक है, पतझड़ को, बारिश के मौसम को, मानसून को। ठीक है, तो वेदर क्या होता है, वेदर रेफर करता है टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मौसम से तात्पर्य है किसी भी समय किसी क्षेत्र के वायुमंडल में स्थिति से है। ठीक है, बात करें अगर हम एलिमेंट्स की, उनके तत्वों की, मौसम के और जलवायु के, तो कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर यानी तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव, विंड यानी हवा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट है जो कंट्रोल करते हैं, तो कितने एलिमेंट है, 6 अक्षांश यानी अपने लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स मैंने बताया था, जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं वो अपनी क्या होती हैं, ये वाली लाइन्स क्या होंगी अपनी लेटीट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, तो क्या होगा, क्लाइमेट सिर्फ लेटीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, सिस्टम क्या होगा, दाब और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट्स, ऊंचावच विशेषताएं यानी रिलीफ फीचर्स। ये तो अपने क्या थे, क्लाइमेटिक कंट्रोल यानी जलवायु नियंत्रण। ठीक है, अगर हम बात करें जो अपना इंडिया है उसमें कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन से करते हैं, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। एंड लेटीट्यूड अपनी अक्षांश, ठीक है, एल्टीट्यूड अपनी ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड दाब और पवने। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम अपने लेटीट्यूड के बारे में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। जो अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बीच में से जाती है, ठीक है, अपनी कंट्री के। हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको भी पता है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित देश का आधा भाग जो कैसा है, ट्रॉपिकल एरिया यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ये अपने अक्षांश की बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपनी कहाँ से जाती है, मिड से जाती है, जो आधा हिस्सा है, ठीक है, वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करें एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड क्या है, द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट, मेकिंग विंटर मिल्डर एज कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप प्रवेश करने से रोकता है। जो अपना हिमालय है
ठीक है, वो मिड एशिया से जो भी ठंडी हवाएं आ रही हैं तो वो क्या करता है, उन्हें प्रवेश करने से उपमहाद्वीप में, ठीक है, क्या करता है, सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे मध्य एशिया की तुलना में यहाँ सर्दी कम पड़ती है। ठीक है, मध्य एशिया है ना, जो मिड एशिया, वहाँ पे क्या होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे ठंड कम पड़ती है। प्रेशर एंड विंड्स की बात करें, दाब और पवनों की, भारत में जलवायु और उससे जुड़ी मौसम स्थितियों को नियंत्रित करने वाली वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी? प्रेशर एंड सरफेस विंड्स यानी दाब और सतही पवने, ऊपरी वायु परिसंचरण यानी अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। बात करें अगर हम अपर एयर सर्कुलेशन की यानी ऊपरी वायु परिसंचरण की, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पश्चिमी प्रवाह का प्रभुत्व है। इस प्रवाह का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? जेट स्ट्रीम। क्या है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है वो क्षोभ मंडल यानी जो अपना क्या है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का संक्रमण है। ठीक है, ये होता है, देखो अपनी फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है, जहाँ पे हर एक विंड्स वगैरह ये सब चीज़ें चलती है। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे अपने ये एरोप्लेन चलते हैं, वो क्या एरिया होता है अपना स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन्होंने बोला कि उसके बीच का जो एरिया है, ठीक है, क्या बोला है, जेट स्ट्रीम जो है अपनी वो नैरो बेल्ट है। कहाँ पर? हाई एल्टीट्यूड पर यानी उच्च ऊंचाई पर वाली पश्चिमी हवाओं की एक संकरी पट्टी यानी नैरो जोन। मैंने जो आपको बताया, कहाँ से ट्रांजिशन कहाँ से लेकर है, ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जब हम कंपोजिशंस पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना एटमॉस्फेयर के, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपको इतना याद रखना कि जो जेट स्ट्रीम होती है ना, वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है। और उच्च ऊंचाई पर वाली पश्चिमी हवाओं की एक कैसी पट्टी होती है, नैरो जोन होता है यानी संकरी पट्टी होती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस है, जो सर्दियों के महीने के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। कब आते हैं? इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ये आते हैं विंटर, मतलब कि सर्दियों के महीनों में आते हैं। ठीक है, ये अपने इंडिया में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मेडिटेरियन सी से। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में कौन सी, वेस्टर्न जो अपनी जेट स्ट्रीम है ना, उससे क्या लाए जाते हैं, उससे ये भारत में लाए जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं, यानी बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन से क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मॉनसून के साथ साथ अक्टूबर नवंबर में भी आते हैं। मतलब कि उष्ण जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, वो कब आते हैं? नवंबर दिसंबर में भी, अक्टूबर और नवंबर में भी आते हैं। और ये पूर्वी प्रवाह का हिस्सा होते हैं। किसका होते हैं? ईस्टर्ली फ्लो का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम इंडियन मॉनसून की, तो मॉनसून मौसमी हवाएं हैं। मॉनसून क्या है? अपनी मौसमी हवाएं, जो मौसम के परिवर्तन के साथ साथ अपना प्रवाह की दिशा भी बदल देती है। जैसे जहाँ का जैसा मौसम होगा तो वो वहाँ का क्या करेगी, अपनी दिशा और प्रवाह क्या करेगी, चेंज कर देगी। और जो क्लाइमेट होती है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड। भारत की जलवायु मॉनसूनी हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है। जो भारत की अपनी इंडिया की जो जलवायु है ना, क्लाइमेट है, वो मॉनसून की जो विंड चलती है, हवाएं चलती है, उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है यानी प्रभावित होती है। कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं अपनी मैकेनिज्म को इंडियन मॉनसून में? भारतीय मॉनसून की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक, भूमि और जल के अलग अलग गर्म होने और ठंडा होने से भूमि पर जो दाब है ना, वो क्या हो जाता है, दाब बनता रहता है, कम दाब बनता रहता है। जैसे कभी भूमि अपनी जो लैंड एरिया है वो कभी ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया, तो उससे क्या होगा, कम दाब बनता है। जबकि समुद्र में उच्च दाब का अनुभव होता है, लेकिन जो अपना समुद्र होता है वहाँ पे क्या होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे
आपने देखा होगा जैसे कि वाटर होता है, यानी समुंदर ही लगा लो, वहाँ अगर धूप की किरणें आ रही हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो समय लेगा। ठीक है। और जैसे ही अपनी लैंड एरिया है तो वो भी तो एकदम से ठंडी नहीं होगी, रात के समय क्या हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है। शिफ्टिंग ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, यानी जो ITCZ है, ठीक है, ओवर दी गंगा प्लेन ड्यूरिंग समर। ग्रीष्म काल के दौरान गंगा के मैदान पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो अपना ITCZ है वो क्या है, स्थानांतरण है, उसका क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है। कब होती है शिफ्टिंग? ग्रीष्म काल यानी समर्स में। ठीक है। द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस ओवर इंडियन ओशियन अफेक्ट करता है किसको? अपनी भारतीय मॉनसून को, और अफेक्ट भी करता है इंडियन मॉनसून को। ये शायद 2 बार लाइन लिखी गई है। ठीक है। भारतीय महासागर के ऊपर लगभग 20 डिग्री दक्षिण में मेडागास्कर के पूर्व की ओर उच्च दाब क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो स्थिति है, भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। जो अपना मेडागास्कर है ना, ठीक है, वहाँ की जो भारतीय जितना भी अपना महासागर है, ठीक है, वो क्या है कि मतलब जो कितनी डिग्री है, वो 20 डिग्री है। ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण में। और मेडागास्कर जो पूर्व में है अपना, जो मेडागास्कर, वहाँ के उच्च दाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति क्या करती है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। कहाँ की? जो मेडागास्कर जो पूर्व में है ना, वहाँ की जो स्थिति है, यानी उच्च दाब का क्षेत्र है ना, उसकी तीव्रता से क्या होती है, हमारी भारतीय मानसून भी क्या करती है, प्रभावित। ग्रीष्म काल में तिब्बती पठार के गर्म होने से पठार के ऊपर निम्न दाब उत्पन्न होता है। ग्रीष्म काल का जब टाइम होता है, जो तिब्बती पठार होते हैं ना, तिब्बतियन प्लेटू होते हैं, वहां पे गर्म होने से क्या होता है, पठार में दबाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की गति और ग्रीष्म काल के दौरान भारतीय प्रायद्वीप यानी पेनिसुलर पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति। जो हिमालय का टाइम होता है ना, उत्तर से पश्चिमी जेट स्ट्रीम, वो कब, जो उसकी गति है हिमालय की तरफ उत्तर में, और ये ग्रीष्म काल जो ये बता रहा है कि जो अपना ये वाला एरिया है ना, ऊपर का हिमालय वाला एरिया है। ठीक है। ये अपना हिमालय वाला एरिया है, लेकिन जो अपना ये पेनिसुला वाला एरिया है, जो ये वाला नीचे वाला, तो उसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है। यानी ग्रीष्म काल के दौरान भारतीय प्रायद्वीप क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति। सदर्न ऑस्किलेशन की बात करें तो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रोवल, यानी मॉनसून का आगमन, आना और उसकी वापसी। मॉनसून की जो अवधि होती है वो कब होती है, जून से ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है। मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच की होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो मॉनसून होती है अपनी, उसकी अवधि कब से लेकर कब तक होती है और कितने दिनों की होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्या जून से जुलाई होती है, ये जून से अगस्त होती है, जून से अक्टूबर होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो NCERT में दिया गया है वो आपका रेलेवेंट आंसर माना जाएगा। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जून से लेकर कब से होती है, सितंबर तक। ठीक है। और कितने दिनों की होती है, 100 से 120 दिनों के बीच होती है। ठीक है। मानसून आने पर सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है। जैसे ही मानसून आएगी ना, जो मतलब लो लेवल पर नॉर्मल क्या हो रही है, बारिश हो रही है, वो अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे हम मानसून का विस्फोट कहा जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रस्ट बोलते हैं, यानी मानसून का। होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। इट प्रोसीड इनटू टू, द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है। यह 2 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। द अरेबियन सी ब्रांच, जो अपनी अरेबियन सी की ब्रांच है ना, वो कहाँ जाएगी, मुंबई, क्योंकि वहाँ से उसी का एरिया। ठीक है। अबाउट 10 डेज लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली 10 जून तक वो क्या चली जाएगी, वो मुंबई में पहुँच जाती है। ठीक है। 10 दिन बाद लगभग अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद लगभग 10 जून को मुंबई पहुंचती है। ठीक है। और बे ऑफ जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तेजी से आगे बढ़ती है और जून के पहले सप्ताह में ही कहाँ पहुंच जाती है, असम पहुंच जाती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा।
भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी, जो भारत का उत्तर और पश्चिम एरिया है और उनके राज्यों में मानसून की वापसी कब होती है? सितंबर के प्रारंभ में शुरू हो जाती है। ठीक है, अक्टूबर के मध्य तक यह प्रायद्वीप के उत्तरी आधे भाग से पूरी तरह से हट जाती है, लेकिन जो अक्टूबर का मिड अक्टूबर आता है ना, वहाँ ये क्या हो जाती है, जो पेनिसुलर एरिया बताया मैंने अपना नीचे वाला साउथ वाला पार्ट, उत्तरी आधे भाग से ये क्या हो जाती है, पूरी तरह से हट जाती है, यानी गायब हो जाती है। ठीक है, और दिसंबर तक मानसून शेष भाग से पूरी तरह विदा हो जाती है। और जो दिसंबर आता है अपना, उसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह क्या हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने सीजन्स की, तो अपने मेनली 4 सीजन्स होते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, रिट्रेटिंग मानसून। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, अग्रसर मानसून, पीछे हटता मानसून, रिट्रेटिंग मानसून। अगर हम कोल्ड वेदर सीजन की बात करें, यानी अपने विंटर की, यानी शीत ऋतु की, यह मौसम नवंबर के मध्य से शुरू हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाती है अपना मतलब विंटर? नवंबर के मिड से। ठीक है, और उत्तरी भारत में फरवरी तक रहता है, और जो अपना ऊपर का उत्तरी भारत है उसमें कब तक रहेगा? फरवरी तक। ठीक है, ये चीजें आप अच्छे से याद करते हुए चलो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देखने से भी पता चल रही होंगी ये लाइंस। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। कोल्डेस्ट मंथ आर दिसंबर एंड जनवरी इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी भाग में सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी हैं। अगर पूछ लिया जाए हमारे यहाँ भारत के उत्तरी भाग में सबसे ठंडे महीने कौन से हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दिसंबर और जनवरी। ठीक है, द हॉट वेदर सीजन यानी समर, ये हमने क्या बात करी? हमने अपने विंटर की बात करी। अब हम अपने ग्रीष्म काल की बात करते हैं। तो भारत में गर्मी का मौसम मार्च से मई तक रहता है। भारत में जो गर्मी का मौसम है वो कब तक रहेगा? मार्च से मई तक, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाती है? मानसून आ जाती है। ठीक है, और उत्तर भारत में तापमान कितना रहेगा? 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है उत्तर भारत में। प्रायद्वीप भारत में महासागरों के मध्यम प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? ओशंस हैं, तो इसलिए वो जो वहाँ का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? बिल्कुल लोअर रहेगा। ठीक है, अगर हम रेनी सीजन की बात करें, एडवांसिंग मानसून की, आगे बढ़ता मानसून यानी वर्षा ऋतु की बात करें, तो जून की शुरुआत तक दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं वहाँ कम दाब की स्थिति बनने के कारण उत्तरी गोलार्ध की ओर क्या करती हैं? आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, और गंगा घाटी में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाती है। जो अपना गंगा की घाटी है ना, वहाँ पे जो वर्षा है ना, वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, यानी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में क्या होती है? कम बारिश होती है। अगर बात करें रिट्रेटिंग पोस्ट मानसून की, तो पीछे हटना मानसून के बाद। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर बढ़ने से उत्तरी मैदानों में मानसून की द्रोणिका कमजोर हो जाती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो अपना सूर्य है वो क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। सूर्य क्या होगा? दक्षिण की ओर बढ़ने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उससे जो मानसून है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ तक उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब की स्थिति बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे चक्रवाती अपदाब उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लोनिक। मॉनसून एज अ अनफ्लाइंग बॉन्ड, यानी मॉनसून एक एकार्तिक बंधन के रूप में है। स्थान, विस्तार और राहत विशेषताओं के कारण जलवायु परिस्थितियों में बहुत विविधता है। ठीक है, ये मॉनसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों को गति करने देने के लिए जल उपलब्ध कराकर पूरे देश को बांधती हैं। जो ये मॉनसूनी हवाएं चलती हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर है उनके लिए क्या है? ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, गति करने के, और जल क्या करती है? उन्हें उपलब्ध कराती है। ठीक है, क्योंकि कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनको पानी नहीं मिल पाता, तो ये क्या करती है? उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। जो हमने आज की क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, हमने अपने मौसम के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि क्लाइमेट क्या होती है, हमने पढ़ लिया क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लेकिन जो वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लेटीट्यूड अफेक्ट करता है, एल्टीट्यूड करता है, प्रेशर एंड विंड्स करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। इंडिया में कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट डालते हैं, हमने पढ़े 3 फैक्टर हैं। ठीक है, हमने अपने उसके सीजन्स के बारे में पढ़ाई की है। ठीक है,
और हमने क्या देखा था, ये तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली। प्रेशर और विंड्स हमने 3 टाइप्स के देखे थे। वेस्टर्न जो डिस्टरबेंस होती है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। ठीक है।